आप सभी को मेरा नमस्कार और मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सैम में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर समीक्षा और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने जा रहे हैं फांसीवाद पर। फांसीवाद क्या है, फांसीवाद का विकास कैसे हुआ, फांसीवाद में कौन कौन सी विशेषताएं हैं और अंत में हम उनकी कमियों पर दृष्टि डालेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि फांसीवाद है क्या। इसके पूर्व हम ये जान लें कि ये जो विचारधाराएं हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत, जो ये राजनीतिक विचारधाराएं हैं वो राज्य और व्यक्ति के संबंधों को ही यहाँ पर प्रदर्शित करने का प्रयास करता है कि राज्य साध्य है, कोई विचारधारा कहती नहीं व्यक्ति साध्य है, कोई कहता नहीं राज्य साधन है व्यक्ति साधन है। इस तरह की विचारधाराएं जो है वो राजनीति विज्ञान में देखने को मिलती है। ये जो विचारधाराएं हैं, जो कोई विचारधारा जो व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता देना चाहता है, कोई विचारधारा राज्य को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाने का पक्षधर है। तो ये जो विचारधाराएं हैं वो इसी द्वंद्व के रूप में हमको दिखलाई देती है। व्यक्ति और राज्य के बीच जब हम एक सीधी रेखा खींच दें और उस के मध्य में एक केंद्र बिंदु स्थापित कर दें और जो भी उस केंद्र बिंदु में अपनी विचारधारा रखता है तो वो समन्वयवादी विचारधारा या संतुलित विचारधारा कहा जाएगा, जो व्यक्ति और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने की बात कहता है। पर जब वही विचारक यदि उस मध्य बिंदु के विपरीत दिशा में लेफ्ट साइड यदि आगे बढ़ता है तो वह व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता देने की बात कहता है। इन विचारधाराओं में व्यक्तिवाद, साम्यवाद, समाजवाद आदि विचारधारा है जो व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता देने की बात कहता है। पर उस मध्य बिंदु के या केंद्र बिंदु के जब हम सीधी दिशा में आगे बढ़ते हैं, राइट साइड आगे बढ़ते हैं, जो राज्य को अधिकाधिक शक्ति देने की, शक्तिशाली बनाने की बात कहता है, उन विचारधाराओं में सबसे महत्वपूर्ण है फांसीवाद। वैसे तो देखा जाए तो फांसीवाद कोई विचारधारा है ही नहीं। सत्ता में आने के बाद इटली में मुसोलिनी ने जिस शैली से शासन किया उसी का सैद्धांतिकरण जो किया गया उसी को फांसीवाद का नाम दिया गया। शाब्दिक उत्पत्ति की दृष्टि से ये जो फासिज्म शब्द है उसकी उत्पत्ति जो है इतालवी भाषा के फैसियो नामक शब्द से हुआ, जिसका अर्थ होता है लकड़ियों से भरा गट्ठर। और यह जो लकड़ियों से भरा गट्ठर है वह अनुशासन और एकता का बोध कराता है। इस तरह से यह विचारधारा उग्र राष्ट्रवाद की विचारधारा है, राज्य के अति गौरवान्वयन की विचारधारा है, जो व्यवहारिकता में विश्वास करता है, सैद्धांतिकता में नहीं। और व्यवहारिक रूप में फांसीवाद का अर्थ है एक व्यक्ति का एक दल का शासन, जहां स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं, जहां प्रजातंत्र का कोई अस्तित्व नहीं, जहां व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। अगर सीधे साधे शब्दों में फांसीवाद का अर्थ यदि हम देखें तो इसे निरंकुश पुलिस राज्य कहा जा सकता है। अब आता है कि फांसीवाद का विकास कैसे हुआ। इसका जो प्रादुर्भाव है वो 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इटली में हुआ। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो इटली विजेता राष्ट्रों में से एक था, परंतु युद्ध ने उसकी कमर तोड़ दी थी। युद्ध के दौरान उनकी फसलें चौपट हो चुकी थी, जो कारखाने थे वो बंदूक, बम और बारूद बनाने लगे थे और जो इटली के युवक थे उनको सेना में भर्ती कर दिया गया था। युद्ध समाप्त हुआ, खेत खलियान उजड़े पड़े थे, देश के पास खाने को कुछ नहीं था, जो फैक्ट्रियां थी वो ताले लग चुके थे, श्रमिकों के पास कोई काम नहीं था और सेना में जो युवक अस्थायी रूप से नियुक्त हो गए थे उनको अब वापस भेजा जा रहा था। देश में एक तरह से बेकारी, बेरोजगारी और भुखमरी का दौर चल पड़ा था। ऐसे में इटली में तालेबंदी, हड़ताल और दंगे हमेशा होते रहे और साम्यवाद जो था वह सर उठाने लगा था।
इन्हीं परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी से निष्कासित नेता बेनिटो मुसोलिनी ने सन 1919 में फासिस्ट पार्टी की स्थापना की। वह एक सशक्त वक्ता और प्रभावशाली लेखक था, साम्यवाद विरोधी था और देश के गौरवान्वित में अत्यधिक विश्वास करता था। उसका कार्यक्रम एकदम स्पष्ट था। वो कहता था कि हमारा कार्यक्रम सरल है कि हम इटली पर शासन करना चाहते हैं। मुसोलिनी ने एक अनुशासित दल बनाया था जिसके सदस्य जो थे वो काली कमीज पहना करते थे और हिंसा उनका मूल मंत्र था। साम्यवादियों और अपने विरोधियों की हत्या करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। एक तरह से उनको पूंजीपतियों का आशीर्वाद प्राप्त था। इस तरह से ये फांसीवादी दल पूंजीपतियों के पैसों और अपने कार्यकर्ताओं के आतंक से खूब फल फूल रहा था। उस समय देश का जो प्रधानमंत्री था जोलिती, वह भी उनसे घबराने लगा था और साथ में जो राजा थे इमैनुअल द्वितीय, वो भी उनकी भी फांसीवाद पार्टी के नाम से कपकपी छूटा करती थी, क्योंकि मुसोलिनी ने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दिया था कि उनकी पार्टी जो है इटली पर शासन करना चाहती है। 28 अक्टूबर सन 1922 को फासिस्ट सेना ने मिलान से रोम की ओर एक मार्च पास्ट किया और उसके इस मार्च पास्ट से प्रधानमंत्री घबरा उठे। उन्होंने मुसोलिनी को देश में शासन करने के लिए निमंत्रित किया और दूसरे दिन ही मुसोलिनी ने एक मिलीजुली सरकार की घोषणा कर दी। परंतु धीरे धीरे मुसोलिनी की असलियत सामने आने लगी। उसने एक एक करके अपने सारे विरोधियों को समाप्त कर दिया, उनको जेल में डाल दिया। उन्होंने फासिस्ट पार्टी को छोड़कर देश में किसी भी राजनीतिक पार्टी को अवैध करार दे दिया। इस तरह से वो विश्वास करते थे कि पहले कार्य, उसके बाद कोई सिद्धांत। और इस तरह से मुसोलिनी ने प्रजातंत्र की सारी विचारधाराओं को रौंदते हुए आगे बढ़ते चले गए। शासन की समस्त शक्तियों को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। अपने कार्यों को उचित ठहराने के लिए उन्होंने जनता की भावुकता को अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया। और इस तरह से चूंकि मुसोलिनी पहले एक पत्रकार रह चुका था, अब उनको आवश्यकता महसूस हुई कि फांसीवाद को सैद्धांतिक रूप देना चाहिए। अतः उन्होंने इस पवित्र काम के लिए इटली के दो प्रसिद्ध प्रोफेसर अल्फ्रेड राको और जियोवानी जेंटाइल को चुना। इन्हीं को ही फांसीवादी चिंतन का मस्तिष्क माना जाता है और इस तरह से फांसीवादी जो विचारधारा है वो अस्तित्व में आई। पर जब यह बात आता है कि फांसीवाद की प्रेरणा कहाँ से आई, उसका स्रोत क्या है, तो इसमें किसी एक का नाम ले पाना बहुत गलत होगा। मैकियावेली की छल कपट से वो प्रभावित थे। दूसरी ओर वो हॉब्स के राज्य के विराट स्वरूप से भी सरोकार रखते थे। हीगल का निरंकुशवाद उनकी प्रेरणा स्रोत रहा। उनको मार्क्स द्वारा जो प्रजातंत्र पर प्रहार जो मार्क्स ने किया था वह भी मुसोलिनी को बहुत पसंद आता था। इस तरह से फिक्टे, नित्से, सोरल, मोस्का, शोपेनहावर, बर्गस, इन सभी की विचारों से मुसोलिनी जो थे वो प्रभावित थे। इस तरह से इटली में फांसीवाद की जो जड़ें थी वो जम चुकी थी। फांसीवाद जो विचारधारा है, फांसीवाद मूलतः उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसको हम यहाँ पे एक नज़र डालते हैं। जब हम फांसीवाद की विशेषताओं का अवलोकन करते हैं, हम जब फांसीवाद की विशेषताओं को पढ़ते हैं तो हमको हर एक जगह पर प्रजातंत्र का विरोध जो है हमको दिखलाई देता है। तो इस तरह से
फांसीवाद जो है उसकी पहली विशेषता है कि वह एक व्यक्ति का शासन है। फांसीवादी जो विचारधारा है वो एक ही व्यक्ति के हाथों में शक्ति को केंद्रित करने का पक्षधर है। फांसीवाद का नारा फेथ, ओबीडियंस, कमांड अर्थात अपने नेता पर विश्वास रखो। मुसोलिनी ने अपने अनुयायियों को, जनता को ये कहा करते थे कि मुसोलिनी कभी गलत नहीं हो सकता, मुसोलिनी सदैव ठीक है। तो इस तरह से फांसीवाद जो है वो एक व्यक्ति का शासन माना जाता है। दूसरी विशेषता कि वो एक दल का शासन है। फांसीवादी व्यवस्था में कोई अन्य दल को अनुमति नहीं थी, केवल एक ही शासकीय दल था और दूसरे सारे दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और वह एक दल था फासिस्ट पार्टी। फांसीवाद जो विचारधारा जो थी वो उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास करते थे। फांसीवाद राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और वो उनके इतिहास और परंपराओं पर अंधभक्त रखने की बात करते थे। राज्य का ही यशोगान गुणगान करने की बात वो कहते थे। फांसीवाद जो था इटली के निवासियों को सदा ही वो जो उनके महान रोमन साम्राज्य के शक्तिपूर्ण युग की याद दिलाया करते थे। मुसोलिनी लिखता है कि राज्य के बाहर कुछ नहीं, राज्य के ऊपर कुछ नहीं है और राज्य के आगे भी कुछ नहीं है। इस तरह से फांसीवाद उग्र राष्ट्रवाद पर विश्वास करता था। फांसीवादी जो विचारक थे वो मानते थे कि राज्य ही साध्य है। वो कहते थे कि राज्य के सामने व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं होता, कोई महत्व ही नहीं होता। राज्य में अतीत, वर्तमान और भविष्य में करोड़ों व्यक्ति सम्मिलित हैं और इन सब व्यक्तियों के हित के लिए, राज्य के गौरव के लिए यदि कुछ व्यक्तियों को कष्ट उठाना पड़े या उन्हें बलिदान होना पड़े तो वह ठीक है। मुसोलिनी ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल एंड सोशल डॉक्ट्रिन ऑफ फासिज्म में लिखा कि राज्य ऐतिहासिक अस्तित्व में व्यक्ति की विश्वव्यापी चेतना की अभिव्यक्ति है। इस तरह से वह राज्य को प्रमुखता देता है। राज्य, अगली विशेषता में वो कहते हैं कि राज्य का जो एक साम्राज्यवादी विचारधारा है फांसीवाद, वो कहते थे कि अपने देश की सीमाओं का हमेशा विकास करें और वो उसी पर विश्वास करते थे। वो दूसरे देश की सीमाओं का अतिक्रमण करने में जरा भी संकोच नहीं करते थे और ऐसा करने में उनको बुराई भी नहीं दिखती थी। इटली में जो मुसोलिनी थे वो कहा करते थे कि इटली का विस्तार हो अथवा नष्ट हो जाए, यानी वो विस्तार करो या नष्ट हो जाओ की नीति पर विश्वास करते थे। वो युद्ध का भी समर्थन करते थे। फांसीवादी जो थे युद्ध का समर्थन करते थे। उनका कहना था कि युद्ध के समय देश अपनी समस्त शक्तियों का श्रेष्ठतम विकास करता है। यदि युद्ध नहीं होते तो पौरुष में जंग लग जाता है। वो ये मानते थे कि युद्ध से देश अनुशासित और संगठित होता है। अगर हम देश को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, उसका कल्याण करना चाहते हैं, तो इसके लिए युद्ध आवश्यक है, ऐसा फांसीवादी मानते थे। फांसीवादी जो थे वो साम्यवाद का विरोध करते थे। अगर हम देखें तो वास्तव में ये जो फांसीवाद का उदय है वो साम्यवाद के विरुद्ध ही प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही आया। हालांकि ये बात अलग है कि मुसोलिनी पहले समाजवादी विचारधारा को मानते थे, परंतु उन्होंने साम्यवाद का बहुत पुरजोर विरोध किया। फांसीवाद जो थे व्यक्ति की स्वतंत्रता का भी विरोध किया करते थे। वो कहते थे कि यदि व्यक्ति उनके लिए केवल एक महज साधन है, जब चाहे राज्य की बलवेदी पर उसे चढ़ाया जा सकता है, ऐसा फांसीवादी विचारधारा मानते थे। तो उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता को राज्य की
एकता, अखंडता, राज्य की शक्ति के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता को बलिदान करने की बात का समर्थन किया। वहीं पर फांसीवाद प्रजातंत्र का भी घोर विरोधी था। यदि हम कहें कि फांसीवाद प्रजातंत्र का निषेध है या विलोम है तो वह गलत नहीं होगा। वह प्रजातंत्र के सभी सिद्धांत, मूल्य, आदर्श, सभी संस्थाओं का विरोध करते थे। वास्तव में फांसीवाद का उदय ही साम्यवाद और प्रजातंत्र के विरोध के लिए हुआ था। हर जगह पर हमको फांसीवादी विचारधारा में प्रजातंत्र के विरोध का स्वर सुनाई देता है। फांसीवाद में अगली जो विशेषता है वो कारपोरेट अर्थव्यवस्था। कारपोरेट अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन करते हुए यह बतलाया गया कि क्योंकि फांसीवाद ना तो पूंजीवाद के उन्मूलन की बात कहता है, ना ही वो पूंजीवाद की संपत्ति और उत्पादन के साधनों के छीनने पर विश्वास करता है, और साथ ही वो श्रमिकों का शोषण होने भी नहीं देना चाहते थे। वो चाहते थे कि श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक दिया जाए। तो ये सब चीज़ें एक साथ पूरी कैसे हो, तो उन्होंने एक व्यवस्था बनाई जिसको कि कारपोरेट अर्थव्यवस्था का नाम दिया। इस व्यवस्था के अनुसार पूंजीपति उद्योग और कारखाने के मालिक बने रहेंगे, परंतु वे राज्य के आदेशों के अनुरूप कार्य करेंगे। वे उतनी ही वस्तुओं का उत्पादन करेंगे जितना राज्य चाहेगा। साथ ही वे श्रमिकों को उतना ही पारिश्रमिक देंगे जो राज्य निर्धारित करेगा। इस तरह से पूंजीपति भी रहेंगे और श्रमिकों के साथ भी न्याय होगा, और इसी को ही उन्होंने कारपोरेट अर्थव्यवस्था अथवा हम कहें तो फांसीवादी अर्थव्यवस्था का नाम दिया। ये जो फांसीवाद थे वो धर्म के विरोधी भी नहीं थे, पर वो किसी भी प्रकार के धार्मिक संस्था को या धार्मिक गुरु को राज्य से श्रेष्ठ नहीं मानते थे। वास्तव में फांसीवाद तो राज्य को ईश्वरीय आत्मा की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति मानते थे। इसलिए मुसोलिनी स्वयं कहा करते हैं कि ईश्वर और देश सबसे पहले है, बाकी सभी आस्थाएं बाद में हैं। इसीलिए वो कहते थे कि ईश्वर तथा राज्य में विरोध तो संभव है ही नहीं, उसकी कोई संभावना ही नहीं बनती। इस तरह से जो फांसीवादी विचारधारा थे वो धर्म के विरोधी नहीं थे। इस तरह से फांसीवादी विचारधारा जो था वह विवेक विरोधी विचारधारा था। वो कहते थे कि मनुष्य एक तार्किक प्राणी नहीं है, वरन एक भावुक प्राणी है, और उसके कार्यों का जो संचालन है वो भावनाओं के द्वारा होता है। कि फांसीवाद एक व्यवस्थित दर्शन नहीं है, क्योंकि उसका कोई व्यवस्थित और क्रमबद्ध विचारधारा है ही नहीं। मुसोलिनी कहते हैं कि फांसीवादी इटली की राजनीति के जिप्सी है, जो किसी भी सिद्धांत से बंधे हुए नहीं है। इटली की जनता के कल्याण को ही वो एकमात्र ध्येय मानकर शाश्वत गति से आगे बढ़ते रहते हैं। वो ये भी कहते थे कि वैचारिक जो सिद्धांत होते हैं वो लोहे और टीन की हथकड़ियों के समान हैं, और मेरा कार्यक्रम तो बात करना नहीं, कार्य करना है। इस तरह से ये सारी विशेषताएं हमें फांसीवाद के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। वहीं पर फांसीवाद की बहुत ज़्यादा आलोचनाएं भी हमें सुनने को मिलती है, क्योंकि फांसीवाद एक निरंकुश शासन प्रणाली है। वो क्रूरता, पाशविकता और अत्याचार की प्रक्रिया उस पर हमको दिखलाई देती है। वहीं पर वो मानव स्वतंत्रता का भी शत्रु है, प्रजातंत्र का विरोधी दिखाई देता है। फांसीवाद की कोई विचारधारा है ही नहीं, और यह विचारधारा जो है वह भी विनाशकारी विचारधारा है, क्योंकि वो उग्र राष्ट्रवाद को समर्थन देता है, और उग्र राष्ट्रवाद से कभी भी किसी भी देश का विकास संभव नहीं है। एक तरह से वो जातिगत मिथ्याभिमान से भी ग्रसित है, क्योंकि हिटलर ये मानता था कि आर्य जाति संसार की सभी जातियों में सर्वश्रेष्ठ है, और वहीं पर फांसीवाद ने कभी भी अंतर्राष्ट्रीयता का सम्मान नहीं किया। वो साधनों की पवित्रता में विश्वास नहीं रखते थे, यह भी आलोचकों के द्वारा इसकी आलोचना की गई है। और साथ ही साथ
इसकी आलोचना में यह कहा जाता था कि वह पूंजीवाद का समर्थन करती हैं। और इस तरह से ये कमियां, ये आलोचनाएं फांसीवाद को लेकर के की जाती हैं। 19 अप्रैल सन 1945 की वो सुबह का समय, जब इटली में एक पुरुष और एक स्त्री का शव गाड़ी में मिलान की सड़कों पर लाया गया और मिलान के बीच चौराहे पर खड़े लोगों ने दोनों शवों की दुर्गति की, उन पर थूका, उनका तिरस्कार किया। यह औरत थी क्लेरे पिटेसी और आदमी था बेनितो मुसोलिनी। अब आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फांसीवाद का इटली में कितना ज़्यादा प्रभाव रहा होगा, जिससे तंग आकर के लोगों ने उन शवों के साथ दुर्गति की। तो इस तरह से फांसीवाद एक उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा जो राज्य को महिमा मंडित करती है, राज्य का गौरवान्वित करती है, ऐसी विचारधारा है फांसीवाद। धन्यवाद।